Hello, my dear students. Welcome back to your social science class 9th. As we were reading chapter number 1st of history, the French Revolution. In our part 3 video, we will continue with our next topic. Next topic is France abolishes monarchy and becomes a republic. फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया और फ्रांस में एक गणतंत्र की स्थापना हो गई. द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फ्लोइंग ईयर्स. फ्रांस में आने वाले कुछ वर्षों में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. यद्यपि लुइस 16 ने संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया था, परंतु अब वो प्रशिया के किंग के साथ सीक्रेट कन्वर्सेशन में लग गए, सीक्रेट प्लानिंग करने में लग गए. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France. नेबरिंग कंट्रीज़ के जो रूलर थे, किंग थे, वो भी चिंतित थे फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रही थी. एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर्स ऑफ 1789. अब वो प्लान बना रहे थे कि अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को, सेना को भेजें फ्रांस में, ताकि वो फ्रांस में 1789 की समर के बाद हो रहे इवेंट्स को स्टॉप करें, क्योंकि 1789 से फ्रांस में चेंजेस होने शुरू हो गए थे. तो जो अदर कंट्रीज़ के लोग थे, किंग थे, रूलर्स थे, उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं फ्रांस को देख के हमारी कंट्री के जो लोग हैं, हमारे एरिया के जो लोग हैं, वो भी इस तरह से रिवॉल्यूशन ना करने लगे. तो उनके नेशनल असेंबली के इवेंट्स को रोकने के लिए वो प्लान कर रहे थे कि वो फ्रांस में अपनी आर्मी को भेजे, ताकि वो उन इवेंट्स को रोके जो फ्रांस के लोग कर रहे हैं. बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. इससे पहले कि वो अपनी आर्मी को भेजते, तो नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोटिंग करवाई और प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दी. थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी. अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रोविंसेस से, स्टेट से हजारों लोग आ गए सेना में भर्ती होने के लिए. दे सा दिस एज वार ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. तो उन्होंने इस वार में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो लड़ाई है, यह सभी किंग्स के खिलाफ और राजतंत्रों के खिलाफ है. पूरे यूरोप में यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में किंगशिप को और राजतंत्र को समाप्त करने के लिए ये युद्ध है. अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was the Marseillaise composed by the poet रोजेट डी एल इसे. उन्होंने बहुत सारे देशभक्ति के गाने गाए. उनमें से जो एक फेमस था वो था नेशनल एंथम, मर्साइल्स का सॉन्ग था ये, जो किसके द्वारा गाया गया था. यह जो गीत है, यह जो पोइट राजेट दी लाइट के द्वारा गाया गया था. It was sung by the first time volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. यह पहली बार मर्सेल्स नाम के प्लेस पे गाया गया था जब वो पेरिस की तरफ कूच कर रहे थे, पेरिस में जा रहे थे. तो इसे अब
फ्रांस का नेशनल एंथम कहा जाता है। तो मर्सेल्स इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। द रिवोल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी युद्धों से जो आम जनता थी उन्हें हानि हुई और इकोनॉमिक डिफिकल्टी मतलब आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। जब मैन फाइटिंग में बिजी थे मतलब वो वार में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तब वुमेन्स को उनकी जिम्मेवारियां उठानी पड़ती थी। मीन टू से वुमेन्स को घर के काम करने पड़ते थे, अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर भी काम करना पड़ता था और अपनी फैमिली की लुक आफ्टर भी करनी पड़ती थी। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richer sections of the society। अधिकतर पॉपुलेशन थी जो फ्रांस की, वो चाहती थी कि इस रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू किया जाए, आगे भी बढ़ाया जाए इस क्रांति को, क्योंकि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसने सिर्फ सोसाइटी के रिच पीपल्स को ही राइट्स दिए थे, जो पुअर पीपल थे उन्हें राइट नहीं दिए गए थे। इसलिए वो चाहते थे कि इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया जाए ताकि आम लोगों को भी राइट्स मिले। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल who wished to discuss government policies and plans their own forms of action। Political club इम्पोर्टेंट सेंटर बन गए थे, मतलब सोसाइटी में पॉलिटिकल राजनीतिक क्लब बन गए थे। ये जो राजनीतिक क्लब थे, पॉलिटिकल क्लब थे, यहाँ पे लोग बैठ के डिस्कशन करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बातचीत करते थे और प्लान्स बनाते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब was that of the Jacobin, which got its name from the former convent of Saint Jacobins in Paris। उनमें से एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्लब रहा है, वो है जैकोबिन क्लब। इस जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के पहले वाले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे पड़ा था। Women too who had been active throughout this period formed their own club। वो वुमेन जो इस पीरियड के दौरान एक्टिव थी उन्होंने अपने पर्सनल क्लब बनाए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड। सेक्शन 4 में, इस चैप्टर के सेक्शन 4 में आप उनकी एक्टिविटीज़ और डिमांड्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो जो राजनीतिक क्लब बनाए गए थे, पॉलिटिकल क्लब बनाए गए थे, वहाँ पे जो लोग हैं बैठ के सरकार की नीतियों के बारे में और अपनी पॉलिसीज़ के बारे में काफ़ी देर तक बहस करते थे। ये सबसे जो सफलतापूर्वक क्लब रहा है इनमें से वो है जैकोबिन क्लब। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पिरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैकोबिन क्लब के मेंबर सोसाइटी के लेस प्रोस्पिरियस सेक्शन से बिलोंग करते थे, मतलब जो कम रिच लोग थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसन सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर। जैकोबिन क्लब में जो स्मॉल शॉपकीपर थे, आर्टिसंस थे, शू मेकर, पेस्ट्री मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, सर्वेंट और डेली वेज वर्कर्स इंक्लूड थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। उनके लीडर का नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर था। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइड्स टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वोर्न बाय डॉक वर्कर्स। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो लंबी स्ट्रिप्स वाले, लाइनों वाले ट्राउजर्स पहनेंगे जैसे कि डॉक वर्कर्स के द्वारा पहने जाते हैं। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर।
दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऐसा इसलिए उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो खुद को सोसाइटी के फैशनेबल सेक्शन से अलग रखना चाहते थे, स्पेशली नोबल्स से अलग दिखाना चाहते थे। जो नोबल्स थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, मतलब जो उनके क्लॉथ होते थे नोबल मैन के वो नीज तक होते थे, तो वो खुद को उनसे अलग दिखाने के लिए ट्राउजर्स पहनते थे लाइनिंग वाले। It was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearer of knee breeches. ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो जो नी ब्रीचेस तक क्लॉथ्स पहनते थे, मीन्स नोबल मैन थे, उनकी पावर को एंड करने की घोषणा करने के लिए किया, कि वो प्रोक्लेम करते हैं, अनाउंस करते हैं कि अब उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी। दिस जैकोबिन केम टू बी नोन एज सैन कुलोट्स, लिटरली मीन दोज विदाउट नी ब्रीचेस। इस तरह के जैकोबिन थे जो ट्राउजर्स पहनते थे, उन्हें सैन क्लोट्स कहते थे। सैन क्लोट्स का मीन्स है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, वो लोग जो बिना नीज के ब्रीचेस पहनते थे। सैन क्लोटन मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बोलाइज लिबर्टी। जो सैन क्लूटन्स वाले मैन थे, मतलब जो इस तरह की ड्रेस पहनते थे मैन, वो रेड कैप भी पहनते थे। रेड कैप का मीन था कि वो जो रेड कैप है वो लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू, वुमेन्स को ऐसा करना अलाउड नहीं था। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान एन इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। 1792 की समर में जैकोबिन ने जो फूड सप्लाई की थिंग्स थी, उनकी महंगाई होने के कारण और उनकी कमी होने के कारण नाराज पेरिस के लोगों के साथ मिलके एक विद्रोह करने की योजना बनाई कि वो एक रिवोल्ट करेंगे। पेरिस के लोग नाराज़ थे क्योंकि समर्स में जो शॉर्ट सप्लाई हो गई थी फूड की और उनके हाई प्राइसेस हो गए थे, तो जैकोबिन क्लब के लोगों ने वो पेरिस के लोगों के साथ मिलकर विद्रोह करने की योजना बनाई। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूटेरियल, मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। तो उन्होंने 10 अगस्त की मॉर्निंग में ट्यूलेरिए के महल पर हमला कर दिया। ये एक पैलेस का नाम है, महल का नाम है ट्यूलेरिए। उन्होंने जो किंग के गार्ड थे उनको मार दिया और जो किंग है उन्हें कई घंटों तक, काफ़ी देर तक बंधक बनाए रखा। लेटर द असेंबली वोट्स टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट देयर राइट टू वोट। फिर उन्होंने नेशनल असेंबली से कहा कि किंग की फैमिली को जेल में बंद किया जाए। राज्य में नए चुनाव करवाए गए। इन चुनाव के बाद सभी पुरुषों को जिनकी एज 21 ईयर से अबव थी, उन्हें वोट करने का राइट नहीं था, उन्हें वोट करने का राइट मिल गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो नई असेंबली थी उसका नाम कन्वेंशन रखा गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। तो इन्होंने फ्रांस को मोनार्की से एबोलिश करवा लिया, आज़ाद करवा लिया, मतलब राजतंत्र से आज़ाद करवा लिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक इज अ कंट्री वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। एज यू नो, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट। तो रिपब्लिक एक इस तरह की गवर्नमेंट होती है जहाँ पे स्टेट का जो हेड होता है, गवर्नमेंट होती है, वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट की जाती है। तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस के लोगों ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस में रिपब्लिक गवर्नमेंट बन गई। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की। अब वंशानुक्रम के अनुसार कोई भी किंग नहीं बनता था। यू कैन ट्राई
and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they became so. आप दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ रिपब्लिक हैं, वो कब रिपब्लिक बनी और किस तरह से वो रिपब्लिक बनी. लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन. लुई 16 को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसने देशद्रोह किया था और देशद्रोह के आरोप में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसे मौत की सज़ा सुनाई गई. 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डा ला कॉनरोड. तो 21 जनवरी 1793 को एक पैलेस में जिसका नाम था डी ला कॉनकॉर्ड में उसे पब्लिक के रूप में मतलब पब्लिक प्लेस पे फांसी पर लटका दिया गया. द क्वीन मैरी एंटोनी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर. कुछ समय पश्चात जो क्वीन है मैरी एंटोनी उसे भी इस तरह से ही मार दिया गया. In our next video we will read about Reign of Terror and will continue our topic. Thank you. Have a nice day.